हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीएफसी पे या द फ्यूचर कोचिंग पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका अर्थमेटिक से रहेगा आपका एवरेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ में वो क्या रहेगा आपका औसत, या फिर हम इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं एवरेज। हो सकता है आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, आप पहली बार चाहे तैयारी कर रहे हो चाहे आपने ये पहले पढ़ रखा हो। तो पढ़ना सीखना कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आप चाहे कोई सा भी एग्जाम का पेपर दें, आपका एवरेज का कोई क्वेश्चन ना छूटे। चाहे आप वनडे एग्जाम दें, चाहे आप सीजीएल दें, चाहे सीएचएसएल दें, चाहे आप सीपीओ दें, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपने एवरेज की क्लासेस पूरी करी है तो आपको कोई भी दिक्कत एवरेज वाले टॉपिक से नहीं होगी। बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। तो जानते हैं एवरेज के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस बिना किसी शुल्क के फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी और आपको जीएस की भी क्लासेस मिलेगी। सभी सब्जेक्ट्स की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक एवरेज। पहले हम जानते हैं औसत है क्या। देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी चीज की परिभाषा पता होना जरूरी है। देखिए, कोई भी चाहे वो गणित हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, जब तक हमें उसका बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तब तक हम उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम एवरेज की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि चीजों को, वस्तुओं को कह दो, अंकों को कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं हमारे, चीजों को बराबर बराबर बांटना क्या कहलाता है आपका एवरेज। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स। भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स क्या कहलाता है हमारा एवरेज कहलाता है। अब एवरेज क्या है कि मान लो भाई एक कक्षा में कुछ बच्चे हैं और आपके पास कुछ चीजें अलग अलग संख्या में हैं। जैसे मैं कह दूं आपको 7, 6, 5, 3 और 4। अब मान लो मेरे पास अलग अलग चीजें हैं, 7, 6, 5 और 3 और 4। अब मुझे इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज निकाल दूं और मैं पर बच्चे को इतनी इतनी चीजें मिक्स करके दे दूं। कैसे करूंगा कि 7 + 6 + 5 + 3। क्यों कि भाई एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कुल पदों का योग बटे, या अपॉन कह सकते हैं, कुल संख्या। ठीक है, कि भाई एवरेज होता क्या है कि कुल पदों का योग अपॉन में कुल संख्या। तो मैंने क्या करा कि कुल पदों का जब मैंने योग किया तो मेरा योग कितना निकल रहा है, 7, 6, 13, 5, 18, 3, 21 और 4 25। और 25 को अगर मैं संख्याओं से डिवाइड करूं तो कितनी है मेरे पास, 5। तो इनका औसत क्या निकल के आया, 5। कि अगर मैं पर बच्चे को 5-5 चीजें दे दूं तो मेरी सारी चीजें बराबर बराबर बढ़ जाएंगी। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परिभाषा क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल। कि अगर मैं इन्हें इक्वल कर दूं, जैसे सपोज करूं कि मैं इसको 5 मान लेता हूं कि भाई ये जो मेरा है ये मेरा एवरेज है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे सबको 5 बनाना है तो मुझे इस 7 में से -2 करना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें से -2 कर रहा हूं तो इसे मैं +2 कर दूंगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 6 है, ये 4 है, तो मैं इसमें से एक कम करता हूँ और इसे 1 दे देता हूँ, तो 6 में से एक कम होगा, 5 हो जाएगा। अब 4 में एक बढ़ेगा तो ये 5। तो ये आ गया मेरा एवरेज। ये 7, 6, 5, 3, 4 को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मेरी सभी संख्याएं क्या बन गई, 5, 5, 5, 5, 5 बन गई। और आपने देखा था जब मैंने कुल पदों का योग बटे संख्या की थी तब भी एवरेज क्या आता है, 5 ही आता है। तो हम औसत को अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स या नंबर्स, कि चीजों को बराबर बराबर बांटना ही क्या कहलाता है, हमारा औसत कहलाता है। तो अगर मैं आपसे इन संख्याओं का औसत पूछूं तो भी 5, और जब मैंने इन्हें प्लस माइनस करके बराबर कर दिया तो भी मुझे संख्या कितनी मिल रही है, 5, 5, 5 मिल रही है। तो ये तो थी बात परिभाषा की। ठीक है, अब
परिभाषा के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं औसत की जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं। जैसे आपके एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी की बात है 2 साल पहले की, कि उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था कि औसत किस प्रकार की संख्या है। क्वेश्चन क्या पूछा था? औसत किस प्रकार की। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, सारी चीजें वन बाय वन क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, आप एचडी यादव, आर एस अग्रवाल, राकेश यादव, XYZ कोई भी बुक पढ़ सकते हो। तो एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है कि औसत किस प्रकार की संख्या है। विकल्प थे आपके वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा उदासीन और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अब समस्या ये आती है कि भाई थ्योरेटिकल तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं कुछ, तो अब अगर हम बात करेंगे कि औसत किस प्रकार की संख्या है, वास्तविक, काल्पनिक, उदासीन और इनमें से कोई नहीं, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा काल्पनिक। ठीक है, ये औसत आपकी किस प्रकार की संख्या है। और देखो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने भी जो इसका आंसर माना है वो काल्पनिक माना है। क्यों माना है कि कई बार जब हम औसत निकालते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या मिलती है जो हमारे संख्याओं का हिस्सा ही नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज बाहर से अगर आ रही है तो वो कैसी है? काल्पनिक है, क्योंकि भाई जो चीज हमारे सामने है वो रियल है, जो पीछे से आ रही है या अलग से बाहर से निकल के आ रही है वो कैसी है? काल्पनिक है। तो औसत में भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी संख्या को सोल्व करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो हमारी संख्या का हिस्सा ही नहीं होता, तो वो कैसा माना जाएगा? काल्पनिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मेरे याद आ गया था ये। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, प्रॉपर्टीज क्या है? देखो सबसे पहले हम एक चीज लेते हैं कि भाई n संख्याओं का औसत, कि भाई n संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या है आपका? x है। हमने मान लिया कि भाई मेरे पास n संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है? x है। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि n संख्याओं में a से गुना करने पर, a से गुना करने पर नया औसत बराबर होगा x इंटू ए। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर आपकी n संख्याओं का औसत x है और उन n संख्याओं में मैं किससे गुना कर रहा हूं? a से गुना कर रहा हूं, तो मेरा नया जो औसत होगा वो x इंटू ए होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि भाई अगर मैं कुछ संख्याएं ले लूं यहाँ पे 3, 5 और 7, इनका अगर मैं औसत निकालूं तो आपको पता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं, तो 7 5 12 और 3 15 बटे 3, यानी कि औसत कितना आएगा मेरा? 5 आ जाएगा। कि भाई 3, 5 और 7 का औसत अगर हम बात करें कि भाई मैंने n संख्याएं कौन सी ली? 3, 5, 7, तो औसत कितना आएगा आपका? 5 आ जाएगा। अब अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दूं, भाई हर संख्या में अगर मैं 2 से गुना करूं तो नई संख्या क्या मिलेगी? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो 14, 10, 24 और 6 30, संख्याएं कितनी है? 3, तो औसत कितना आ गया मेरा? 10। तो अब हमने क्या जाना कि भाई n संख्याओं में अगर a से गुना करते हैं तो नया औसत बराबर होगा x इंटू ए, और x क्या है? मेरा पुराने वाला औसत। कि अगर मैं x में यानी कि अपने पुराने औसत में ही उस a की गुना कर दूं, यानी कि a की वैल्यू कितनी है मेरी? यहाँ पे 2 है, तो मुझे डायरेक्ट हमारा औसत मिल जाएगा कि 5 दूनी 10। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पे संख्याएं अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप डायरेक्ट अपना गुना कर देंगे पुराने औसत में। ठीक है, तो ये बात थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है?
कि यदि n संख्याओं में a जोड़ देने पर नया औसत तो ये बन जाएगा आपका, अगर हम भाई अपनी संख्याओं में कोई एक फिक्स संख्या जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या बनेगा, मेरा नया औसत बनेगा आपका x प्लस ए। मतलब पुराना औसत x है, a जोड़ रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, अपनी संख्याओं में a जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका, n संख्याओं में a घटा देने पर नया औसत। अब जोड़ने पे प्लस कर रहे हैं तो घटाने पे क्या करेंगे, x माइनस ए। मतलब हम अपने औसत में वही चेंज कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 क्या बनेगा, n संख्याओं में a से भाग देने पर नया औसत। अब a से भाग देने पे नया औसत क्या बनेगा, सिंपल, मैंने बताया कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, वही चेंज अपने औसत में कर रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन करा रहा है। तो x अपॉन a हमारा हो जाएगा नया औसत। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमने यहाँ पे 4 पॉइंट सीखे। पहला कि भाई अगर n संख्याओं का औसत x है और हमारी n संख्याओं में कोई बदलाव किया जा रहा है, n संख्याओं में अगर वो किसी संख्या से गुणा कर रहा है तो हम नए औसत प्राप्त करने के लिए अपने औसत में ही उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, पहली बात हमने ये समझी इसमें। दूसरी बात क्या है कि यदि वो हमारी संख्या में कुछ जोड़ रहा है, ठीक है, कि अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की कि भाई पहली क्या थी हमारी, a से गुना करने पर, तो हमारा नया औसत क्या बना, x इंटू ए बन गया। अब दूसरी कंडीशन है n संख्याओं में a जोड़ देने पे, मतलब अब क्या करा, उसने हमारी संख्याओं में कुछ प्लस करा है, और जब प्लस कर रहा है तो हम भी अपने औसत में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो x प्लस ए हो जाएगा। तीसरा क्या बनेगा, n संख्याओं में a घटा देने पर। अब तीसरा केस क्या है, घटाने का यानी कि माइनस करने का, तो हमने भी अपने औसत में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और चौथा केस क्या है आपका, भाग वाला, तो हम यहाँ पे भी अपने औसत में क्या कर देंगे, भाग। तो हमने यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी से जाना कि जो चेंज मेरे प्रश्न में हो रहा है वही चेंज मेरा अपने औसत में भी करके नया औसत निकाल सकते हैं। अब कई क्वेश्चंस में एक साथ दो प्रॉपर्टी काम करती है। कैसे, वो कहेगा कि n संख्याओं में a से गुना करी और फिर b घटा दिया, कि भाई क्या किया कि n संख्याओं में a से तो गुना की और b क्या करा, उसमें से घटा दिया, तो नया औसत बताओ। तो आप भी क्या करोगे कि मान लो पुराना औसत क्या है, x है, तो इंटू a और माइनस b कर दोगे। मतलब आपको वही चेंज अपने प्रश्न में कर देना है जो आपसे क्वेश्चन में कराया जा रहा है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस बनता है, एसएससी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं आपके, कोई भी लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उनमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। अब चलिए आगे देखो, दो फॉर्मूले हैं आपके। पहला कि भाई अगर हमें किन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, सबको आता होगा। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी से बचा नहीं है आज तक, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपका सबको आता है कि औसत बराबर क्या होता है, कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें एक और बनता है आपका कि अगर हमें औसत ही दे रखा हो तो देखो दूसरा फॉर्मूला बनता है फिर इसमें योग वाला,
कि आपको योग पता होना चाहिए, और योग बराबर क्या होता है कि भाई औसत गुना संख्याएं। ये दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, औसत गुना संख्याएं। कैसे कि देखो इसमें से ये फॉर्मूला बना है कि भाई आपको पता है जब कोई संख्याएं इक्वल टू में होती हैं तो मैं इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो फ्रैक्शन में एक रख सकता हूं। अब बराबर में जो संख्या होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। अब मुझे क्या निकालना है, कुल पदों का योग, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू इससे गुना करेगी तो इसमें तो चेंज आना नहीं, लेकिन जब हम इसकी गुना इसमें करेंगे तो औसत गुना कुल संख्याएं, यही तो बना। तो योग बराबर क्या होता है हमारा, औसत गुना संख्याएं। दो फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। दो के अलावा एक तीसरा फॉर्मूला जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, वो क्या रहने वाला है उसे हम सब जानते हैं कि जब भी आपके सामने, तीसरा पॉइंट है हमारा, देखो आज की जो क्लास है वो बेसिक प्लस कुछ बेसिक सवाल हम करेंगे। उसके बाद जो हमारा पैटर्न चलेगा वो पूरा चैप्टर बढ़िया से करेंगे, पूरा चैप्टर बेसिक से लेके एडवांस तक हम करने वाले हैं। चलिए अब हम जानते हैं तीसरा फॉर्मूला कहां काम करेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर, या फिर हम कह सकते हैं एपी पर। ठीक है, कंजिक्यूट, अब देखो पहले तो मैं तुम्हें कंजिक्यूटिव नंबर को ही बता देता हूँ पहले। कई बच्चे तो कंजिक्यूटिव नंबर पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है तीन तरह के कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं। एक सिंपल, वैसे तो नंबर सिस्टम का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं कि एवरेज में काम करेगा। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं। सेकंड पॉइंट आएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। दूसरा नंबर क्या आएगा हमारा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। और इसे क्या कहते हैं हम, क्रमागत सम संख्याएं। और थर्ड आता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, यानी कि क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, तो तीनों के बारे में वन बाय वन जानते हैं। देखो क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई सी भी क्रमागत संख्याएं हो, कहीं से भी शुरू हो जाएं, लेकिन अगर बीच का डिफरेंस एक है तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, क्रमागत संख्याएं, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जा रही है आपकी, अनंत तक। अब जरूरी नहीं है क्रमागत संख्याएं हैं तो एक से ही शुरू हो, मैं कह सकता हूं 21 22 23 24 और 25। ये क्या है मेरी, ये भी क्रमागत संख्या है। मैं कह सकता हूँ 301 302 303 304, ये भी क्या है मेरी क्रमागत संख्या है। तो जिन दो संख्याओं के बीच का गैप एक रहेगा वो मेरी क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी, एक क्रमागत सम संख्याओं की अगर हम बात करें तो 2 4 6 8 10 12, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब वही बात है, क्रमागत में कहीं से भी शुरू हो सकती है। मैं कह सकता हूँ 36 38 40 42 इस तरीके से। और क्या कह सकते हैं हम, 402 404 408 412, और ये कंटिन्यू चलेंगे देखो से नीचे, क्योंकि ये अनंत तक जाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से, और इवन नंबर कौन से होते हैं, देखिए ये हमने पूरा का पूरा अपने नंबर सिस्टम के पार्ट में पूरा का पूरा पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाके पूरा नंबर सिस्टम देख सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, जो संख्याएं हमारी दो से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होंगे, जिनके बीच में गैप जो है दो का होता है। ठीक है, कि लगातार सम संख्याएं कौन सी, जिनके बीच का अंतर हमेशा दो रहे। कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, देखिए इवन हो या ओड हो प्रॉपर्टी सेम है, कि जिन दो संख्याओं के बीच का गैप दो रहेगा वो क्रमागत सम संख्याएं भी होंगी, विषम संख्याएं भी होंगी। अब कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर में कौन से आएंगे हमारे, 1 3 5
7, 9, 11। और कुछ ले सकते हैं 21, 23, 25, 27, 29। अब देखो मेरा जो मेन मोटिव इसको समझाने का है वो ये नहीं है कि कौन से इवन नंबर होते हैं, कौन से ओड नंबर होते हैं, कौन से आपके क्रमागत संख्याएं कौन सी नहीं है। हमें बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चा गलती करता है उसमें जब उसे पहली संख्या नहीं पता हो। ठीक है कि भाई क्रमागत संख्याएं तो पूछी हैं लेकिन उसे नहीं पता कि पहली क्रमागत संख्या कौन सी है। अब ऐसे केस में जब भी आपकी लगातार संख्याएं होंगी यानी कि क्रमागत संख्याएं होंगी तो आपको पता है पहली संख्या हम हमेशा क्या मानते हैं, x को माना जाता है। ठीक है कि पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, x होगी। अब दूसरी संख्या कौन सी होगी यहाँ पे, दूसरी संख्या होगी हमारी x+1। ठीक है, तीसरी संख्या कौन सी होगी, x+2। चौथी संख्या कौन सी होगी हमारी, x+3। और यही ऐसे कंटिन्यू चल रहा होगा। अब इसको आपको पता है क्यों लिया ऐसा, क्योंकि आपको पता है क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ x और x+1 का अंतर कितना है, 1 है। x+1 और x+2 का अंतर भी कितना है, 1 है। और ये कंटिन्यू चल रहा है। जब हम बात करेंगे क्रमागत सम संख्याओं की तो आपको पता है दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है, अभी बताया था मैंने कि क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 रहता है। तो हम जब क्रमागत सम संख्याएं मानेंगे अपने केस में तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो तो पहली संख्या मेरी होगी x, दूसरी संख्या होगी x+2, तीसरी संख्या होगी x+4 और चौथी संख्या होगी मेरी x+6। और ये इस तरीके से ही चलेगा। ठीक है, तो जब भी हम क्रमागत सम संख्याएं हमें माननी होंगी, क्यों, क्योंकि देखो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 1। तो हमने यहाँ 1 का अंतर लिया, यहाँ हम 2 का अंतर लेंगे। कैसे कि x और x+2 के बीच गैप कितना, 2 का, x+2 और x+4 के बीच गैप कितना, 2 का, x+4 और x+6 के बीच कितना, 2 का। तो क्रमागत सम संख्याएं जब मानेंगे तो x, x+2, x+4, x+6। ठीक है, दूसरा तीसरा नंबर आएगा क्रमागत विषम संख्याओं का। ठीक है, कि क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी, तो आपको पता है दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी अंतर कितने का है, 2 का ही है। अब जब अंतर 2 का होता है तो हमने अभी सीखा था कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, x+2। और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो x+2 ना लेके x और x+1 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्रमागत विषम संख्याओं को विषम नंबर से रिलेट कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमें इन्हें रिलेट करना है अंतर से। और अंतर चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों का अंतर सेम होता है। तो जब क्रमागत सम संख्याओं की बात आएगी तब भी हम सेम केस लेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं की बात आएगी तब भी सेम लेंगे। तो x, x+2, तीसरी क्या होगी x+4, x+6, x+8 और आपका यही कंटिन्यू चल रहा होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो विषम होती है, आपने 2, 4, 6, 8 क्यों लिया, तो 2, 4, 6, 8 हम इसलिए लेते हैं कि जब हम इसमें कोई नंबर रखेंगे, देखो जैसे ये सम संख्याएं हैं, मैंने x की वैल्यू मान ली 4, क्योंकि भाई सम संख्याएं तो सम ही माननी पड़ेगी। यहाँ विषम संख्याएं तो मैंने x की वैल्यू मानी 5। ठीक है, 5 एक विषम संख्या होती है, 1 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो, 35 भी मान सकते हो, जो आपको इच्छा लगे, जो आपका अच्छा नंबर हो, लकी नंबर आप मान सकते हो। अब यहाँ x बराबर 4 है तो x+2 कितना होगा, 4 और 2 6, x+4 कितना होगा, 4 और 4 8, x+6 कितना होगा, 4 और 6 10। आप देख रहे हो कि 4, 6, 8, 10 4 क्रमागत संख्याएं मिल गई मुझे। इस पे आ जाओ अब, क्योंकि देखो केस सेम है, ये भी x+2, x+4, x+6 है, ये भी x, x+2, x+4, x+6, x+8 हो रहा है। अब मैंने x क्या मान रखा है, एक विषम संख्या यानी कि 5, क्योंकि भाई हमें विषम केस पढ़ना है तो संख्या विषम मिली जाएगी, एक भी ले सकते थे आप। अब x 5 है तो x+2 कितना बनेगा, 5+2 यानी कि 7, x+4 5 और 4 9, x+6 5 और 6 कितना 11, 5 और 8 x+8 5 और 8 13। आप देख रहे होंगे 5, 7, 9, 11, 13 सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं मेरी, विषम संख्याएं हैं। तो यहां से हम एक बात समझेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 3 तरह के होते हैं, एक तो कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं सीधी सीधी क्रमागत, एक क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। तो आपको
अगर दी हुई है क्रमागत विषम सम संख्याएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको माननी पड़े तो आप किस तरीके से मानोगे कि अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो आप सीधा सीधा अंतर एक लोगे कि x x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस तीन। क्रमागत सम संख्याएं हैं तो अंतर आपको दो का रखना है, x x प्लस टू एक्स प्लस चार एक्स प्लस सिक्स। क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो भी अंतर दो का ही रखना है कि x x प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस आठ। ठीक है, बात क्लियर? मैं समझता हूं कि भाई चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। अगर आपने पहली बार ही एवरेज पढ़ा है तो 99% मैं कह सकता हूं कि पहली बार में ही आपको चीजें समझ आएंगी। अब ये बात क्लियर, लेकिन हम औसत पढ़ रहे थे, ठीक है, हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे औसत। तो हम इसे औसत की तरफ लेके चलते हैं। यहां तक हमने जाना कि भाई क्रमागत संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। मैंने तुमसे कहा कि भाई तीन चीजें मैंने बोली कि या तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, या कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हो, या फिर चौथा पॉइंट आ जाए आपकी जो संख्याएं हो वो समांतर श्रेणी में हो, समानांतर श्रेणी। समांतर बोल दो, समानांतर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं जिसे हम। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिनके बीच का अंतर या बीच का गैप जो है वो सेम होता है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए 15, 30, 45, 15 चौका 60 और ये 600 तक जा रहा हो, ठीक है, कि भाई इसका औसत बताइए। तो ऐसी संख्याओं का औसत हम कुल योग बटे कुल संख्याओं से निकाल दें, ऐसा पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सपोज करो 15 से लेके 600 तक जा रही है। अब समस्या तो ये कि भाई कितनी संख्याएं प्लस करेंगे कि भाई 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस, और ये कहां तक जाना है? 600 तक। फिर संख्या कितनी है हमें ये भी नहीं पता यहाँ पे कि 15 के कितने मल्टीपल आएंगे। सबसे पहले तो जोड़ने में ही हालत खराब हो जाएगी। तो जब भी आपको देखो ये चार केस दे रखे हो, ये चार केस अगर मुझे दिए हुए हैं तो इन चारों केस के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा कि भाई औसत बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, या अंतिम संख्या बोल देते हैं हम इसे, और डिवाइड कर देंगे हम इसे दो से। तो अगर मुझे ये चार केस दे रखे हैं कि भाई मुझे क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, क्रमागत सम संख्या दे रखी है, क्रमागत विषम संख्या दे रखी है, या समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि जो डिफरेंस है हमारे नंबरों का वो सेम है। तो उस टाइम पे हम जो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे कि पहली संख्या अपोन में प्लस में आखिरी संख्या या अंतिम संख्या और बटे दो बराबर क्या आ जाएगा? मेरा औसत आ जाएगा। ठीक है, तो चीजें दो फॉर्मूले, एक तो आपको कुल योग बटे कुल संख्या, दूसरा ये कब लगेगा? जहां ये नहीं होगा वहां ये लगेगा, कुल योग बटे कुल संख्या। जहां ये चार केस आपको दे रखे होंगे वहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो में। बात क्लियर? चीजें क्लियर हो रही हैं? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम इसे रफ कर देते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थान पर किसी स्थान पर अलग अलग
महीनों में औसत, या औसत भी ना कहें, अलग अलग महीनों में वर्षा क्रम से 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हुई थी उस स्थान पर इन 3 महीनों में औसतन वर्षा कितनी हुई। चलिए पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप एक बार करके देखेंगे वीडियो पॉज करके, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले वीडियो पॉज करके आप 1 मिनट इसे करके देखिए। चलिए आशा करता हूं आपने करके देखा होगा, आपका आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी स्थान पर अलग अलग महीनों में वर्षा क्रम से 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हुई थी। उस स्थान पर इन 3 महीनों की औसतन वर्षा ज्ञात करनी है। आपको सिंपल औसत निकालना है। अब औसत क्या होता है, सबसे पहले हमने जाना कि भाई औसत निकालना है हमें, तो औसत बराबर होता है आपका कुल योग बटे, या अपोन कह सकते हो। देखिए हिंदी मीडियम के हम तो बटे ही कहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो अपोन कह सकते हो। कुल संख्या के कुल योग अपोन कुल संख्या। अब कुल योग किसका, दिए गए नंबर का, तो 40, 70 और 60, तो 40 प्लस 70 प्लस 60 अपोन कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो अपोन में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जोड़ लेंगे इसे, 7 4 11 और 6 15, यानी कि ये बन जाएगा आपका, सॉरी 7 4 11 और 6 17 होता है, 15 नहीं होता, ठीक है, 170 अपोन में कितना 3। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3 पंजे 15, बचा कितना 2, 3 छंग 18 और बचा कितना 2/3, या फिर हम कह सकते हैं 56.666 रिपीट होता रहेगा, और रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं 56.67। सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, तो आंसर भी क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए मैंने आपसे बताया था थोड़ी देर पहले कि औसत जो होता है एक काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या कैसे होती है, आपको पता है कि भाई स्थान पे जो वर्षा हुई थी वो कितनी कितनी है, 40 70 और 60 सेंटीमीटर है, जबकि औसत कितना आ रहा है 56 सही 2/3 या 56.66। अब ऐसा तो कोई नंबर नहीं था मेरे आंकड़ों में, तो कैसा बाहर से नंबर आया, तो कैसा है काल्पनिक, हमने माना है ये, क्योंकि भाई एग्जैक्ट तो नहीं था ऐसा कोई नंबर, काल्पनिक था, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 56 सही 2/3 या 56.67 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारा ये रहा, दोनों ही आंसर हमारे सही है। चीजें चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आप पूरी वीडियो देखेंगे और आप लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। जो आखिरी सवाल होगा हमारी वीडियो का उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, ए बी तथा सी, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी तथा सी तीन बहनों का भार क्रम से
35.5 किलोग्राम, 24.5 किलोग्राम तथा 28.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। भार का मतलब वेट, आपको एवरेज वेट निकालना है तीनों बहनों का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ए, बी तथा सी तीन बहनों का भार क्रमशः 35.5, 24.5 और 28.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर वीडियो को प्ले करके अपना सॉल्यूशन मैच करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है ए, बी और सी तीन बहनों का भार 35.5, 24.5 और 28.5 है। चलिए, औसत फॉर्मूला देखिए, मैं फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीजों को बार बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, चीजें हमारे कंटेस्ट हो जाती हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल योग किसका, संख्याओं का। कितनी कितनी है, 35.5 प्लस 24.5 प्लस 28.5। कितनी संख्याएं हैं, फिर से तीन संख्याएं हैं। अब देखो, दशमलव का योग करने में बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं कि भाई दशमलव का योग कैसे करें। तो दशमलव का योग करना बहुत आसान है। आप पहले पूरे पूरे अंक जोड़ लो, आप दशमलव को छोड़ दो। ये जो कंप्लीट नंबर है हमारे, पहले हम उन्हें ऐड करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसे दशमलव के साथ लेके चलेंगे। या फिर देखो, इसमें तो दशमलव को ऐड करना और भी आसान है कि अगर मैं इस आधे नंबर को उठा के इसे दे दूं तो ये 25 और ये कितना, ये 35 और 35 और 25 कितना, 60। 60 और ये कितना हो जाएगा, 28, 88 और 0.5। तो इन तीनों का योग कितना आएगा मेरा, 88.5। डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है भाई। 88.5 आएगा, 25 5 30 और 30 60 और 20 80, 88.5 बटे 3। अब डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 नम 27 और बचा कितना, एक दशमलव है हम भी लगा देंगे और 3 पंजे 15। बताओ, 29.5 था हमारे पास, नहीं था क्योंकि 35.5 है, 24.5 है, 28.5 है। फिर से एक बाहर से नंबर आया, और बाहर से आने वाली चीजें कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा, और किसमें है ये, किलोग्राम में है, तो ये भी किसमें आएगा मेरा, किलोग्राम में आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। हमारा ये दूसरा सवाल था। तीसरे सवाल पे आते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और एडवांस तक हम जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो, अभी तक तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहे थे, कुल योग बटे कुल संख्या। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 1 से लेकर 90 तक के सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 90 तक के सभी पूर्णांकों का औसत निकालना है। अब मैंने कहा है कि वीडियो को पॉज करेंगे और पहले क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर हम बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 से लेकर 90 तक के सभी पूर्णांकों का औसत, भाई औसत का फॉर्मूला तो यही होता है कि भाई औसत बराबर कुल योग अपोन में कुल संख्याएं। लेकिन क्या पॉसिबल है 1 से 90 तक का सम करना, कैसे कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और ये कहां तक जा रहा होगा, प्लस 90।
और फिर जो भी सम आएगा उसे 90 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि भाई 90 तक के पूर्णांक है। अब क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो इसी क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम में हमारे पास कोई और क्वेश्चन करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 से 90 तक की संख्याओं को जोड़ना, फिर उन्हें भाग करना, तो हो सकता है 15-20 क्वेश्चन तो यही खा जाएगा हमारे। और नंबर कितने मिलेंगे? 2। और गलती से कहीं कुछ और जोड़ दिया, जोड़ना कुछ था जुड़ कुछ गया, तो वो 2 का 2.5 चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। हम अगर ध्यान से देखें तो मेरा क्वेश्चन है 1 से लेके 90 तक के सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। और 1 से लेके 90 तक के पूर्णांक किस तरीके से लिखे जाएंगे? अब देखो, इसी को मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ अपने लिए, कि मैंने बटे को हटा दिया, इसे हटा दिया। क्वेश्चन जो है मेरा इस तरीके से, अगर मैं देखूं तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका एक, इसका एक, इसका एक। और जब एक डिफरेंस आता है तो मेरे दिमाग में आता है तुरंत मेथड क्रमागत संख्या वाला। क्रमागत संख्या वाला मेथड कौन सा है? कि जब मेरी संख्याओं के बीच का अंतर केवल एक हो। और जब एक अंतर होता है तो मुझे फॉर्मूला याद आता है कि भाई मैंने तो एक फॉर्मूला और पढ़ा था औसत का। वो कौन सा था? कि जब भी अंतर बराबर हो तो एक फॉर्मूला दूसरा बनेगा कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और दोनों को जोड़ के मैं किससे भाग कर दूंगा? 2 से भाग कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो बना के देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है ये कि भाई 1 2 3 4 और 90 तक जाना है। तो मेरी पहली संख्या कौन सी है? 1। मेरी आखिरी संख्या कौन सी है? 90। तो प्लस 90, और डिवाइड किससे करना है मुझे? 2 से। तो 90 और 1 91/2। तो 91/2 कितना होगा? 45.5, क्योंकि 45 दूनी 90 और 2 पंजे 10। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो अंतर है वो सेम चल रहा है। और जब अंतर सेम होता है तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ छोटा, ना कि बड़ा। और छोटा फॉर्मूला कौन सा है मेरा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 वाला। ठीक है। अब 1 से 90 तक की सभी पूर्णांकों का अगर मुझे औसत निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, मैं 4-5 सवाल एक साथ लिखता हूँ आपके बोर्ड पे। 4-5 सवाल लिखूंगा एक साथ, और पांचों को हम एक साथ ही सोल्व करेंगे। तो मेरा पहला सवाल होगा 50 से लेकर 120 तक, 50 से लेकर 120 तक के सभी पूर्णांकों का औसत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, प्रथम 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तीसरा क्वेश्चन होगा मेरा 1 से लेकर 79 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। चौथा क्वेश्चन होगा मेरा 25, 40, 55, 70, 600 तक की संख्याओं का औसत। चौथा क्वेश्चन होगा मेरा 15 के पहले गुणज से, या 15 के नहीं करके 5 के कर लेते हैं, 5 के पहले गुणज से 15वें गुणज का औसत।
चलिए पहले अपने आप करके देखेंगे इन पांचों क्वेश्चनों को, फिर वीडियो पॉज कर लेंगे आप अभी, और पांचों क्वेश्चनों का आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर हम वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 50 से लेकर 120 तक के सभी पूर्णांक। अब 50 से लेकर 120 तक के सभी पूर्णांक कौन कौन से, कि भाई 50, 51, 52 और कहां तक 120 तक। अब तुम देख रहे होगे सबका डिफरेंस कितना है, एक एक का है, और ये क्रम से चल रहे हैं, तो यानी कि मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा कि 50 प्लस 120 बटे 2, यानी कि 170 बटे 2, और 170 का आधा कितना होता है 85। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा 85। 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8 और कहां तक जा रही है 40 तक। आप देख रहे हैं सम संख्याएं क्रमागत हैं, क्रमागत है तो अंतर सेम होगा, और अंतर सेम होगा तो पहली संख्या यानी कि 2, अंतिम संख्या कौन सी 40 बटे 2, तो ये बन जाएगा आपका 40 और 2 42, 42 बटे 2 यानी कि 21, क्योंकि यही तो कह रहा है 2 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 79 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो विषम संख्या कौन सी, 1, 3, 5, 7 और कहां तक जा रहा है 79 तक, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसे थोड़ा सा। अब 1 से लेके 79, अब 79 यानी कि 1 प्लस 79 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 80 अपॉन 2, यानी कि आंसर बन जाएगा मेरा 40। का आंसर कितना बना था 21। चौथा क्वेश्चन क्या है, अब ये तो नहीं है देखो सम और विषम पे, लेकिन यहाँ पे भी इनका जो डिफरेंस है वो 15, 15, 15, वो आगे भी चल रहा होगा यही, और कहां तक जाना है मुझे 600 तक जाना है। तो पहली संख्या कौन सी है मेरी 25, अंतिम संख्या कौन सी है मेरी 600, अपोन में कितना 2, तो ये बन जाएगा आपका 625 बटे 2, और 625 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 दिया 6, ये बन जाएगा कितना 600, या फिर 625 का आधा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा देखिए अगर भाग करने में दिक्कत है तो सीधा भाई 600 का आधा 325 का आधा कितना 12.5, तो 312.5, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 312.5। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा मेरा कि 5 के पहले गुणज से 15वें गुणज का औसत। अब 5 के गुणज कौन से होते हैं, देखो आधे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। 5 का पहला गुणज होगा 5 गुना 1, दूसरा गुणज होगा 5 गुना 2, तीसरा गुणज होगा 5 गुना 3, और ऐसे ही आपका 15वां गुणज होगा 5 गुना 15। अब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि ये 5 है, 5 दूनी 10 है, ये 5 दिया 15 है, और ये आगे चलते चलते 15 पंजे 75 आ गया। तो 5 का पहला, अब देखो इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, आगे भी 5 ही होगा। तो मैंने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 वाला। तो यहाँ पे भी लग जाएगा ये कि भाई पहली संख्या कौन सी है 5, प्लस अंतिम संख्या कौन सी है 75 और बटे 2, 75 और 5 80, 80 बटे 2, आंसर कितना आ गया 40, और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर जो है हमने किस मेथड से निकाला, वही हमारे जो हमने लगातार संख्याओं वाला फॉर्मूला पढ़ा था। पहली संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे फॉर्मूला हमने जो बनाया है इसमें वो कौन सा बनाया है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपोन में कितना 2। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हमने ये पांचों सवाल इजीली कर लिए। अब मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जरूर। क्वेश्चन है 7 के 16वें गुणज से 7 के 16वें गुणज से
37वें गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कल की वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यही सोल्व करेंगे, फिर आगे की चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ एवरेज में सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुराने वीडियोस भी हमारे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर चुका है, एलसीएम एचसीएफ हमने कंप्लीट कर चुका है और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक हमारे मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक था जो कि है आपका एवरेज। थैंक यू वेरी मच। कल की वीडियो में मिलते हैं।